पहली नज़र की मोहब्बत क्या होती है, कोई मुझसे पूछे। उस लड़की को मैंने एक ही नज़र देखा था और मैं उसका दीवाना बन बैठा था। या यूं कह ले, मैंने उसे देखा ही नहीं था, बस उसकी एक झलक देखी और वो मेरे दिल पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ गई थी। ऐसी मोहब्बत जो अब तक मेरे दिल पर छपी हुई है, लेकिन शायद उसका साथ मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। भगवान ने मुझे खुशियाँ तो दी थीं, लेकिन वो खुशियाँ कुछ ही पल की थीं, ऐसे जैसे कोई सपना था और आँख खुली टूट गया। कभी कभी इंसान ऐसी गलतियाँ कर देता है कि उनकी कोई भरपाई नहीं होती। काश मैं वो गलती न करता तो मेरा घर भी खुशियों से भरा होता। अंजलि मेरे साथ होती। मैं अंजलि का कातिल हूँ और मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। काश कि मुझे भी मौत आ जाए और वहाँ अंजलि के पास जाकर मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। उस दिन मैं अपनी छत पर चहलकदमी कर रहा था जब मुझे एक लड़की की आवाज़ आई थी। मैंने हैरत से दूसरी छत की तरफ देखा था। मैं यहाँ काफ़ी महीनों से रह रहा था, लेकिन वहाँ पर किसी की हंसी की आवाज़ का आना मैंने पहली बार सुना था और इसलिए मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ था। लेकिन फिर एक गोरी सी कलाई मेरी छत की मुडेर पर देखी थी, जिस पर लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थीं। जहाँ पर मैं खड़ा था शायद वो लड़की मुझे देख नहीं सकती थी, हालांकि मैं उसे देख चुका था। वो अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी, शायद अपनी कजिन या सहेली से। कह रही थी, हाँ हम लोग कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, बहुत ही साफ सुथरा सा इलाका है, घर भी बहुत हवादार है और मेरी सबसे पसंदीदा जगह छत भी इस घर में मौजूद है, वरना पहले फ्लैट में रहते हुए तो मेरा दम घुट जाता था। बड़ी ही बातूनी टाइप की लड़की लग रही थी, लेकिन आवाज़ बड़ी ही प्यारी थी। जहाँ वो खड़ी थी मैं उसका बस आधा ही चेहरा देख पाया था, वो भी दाएं तरफ से। फिर वो बात करते करते नीचे चली गई थी। मेरी बहन भी काफ़ी मिलनसार टाइप की लड़की थी, मुझसे छोटी थी। बाकी की जानकारी मुझे अपनी बहन से उस लड़की के बारे में मालूम हुई थी। मेरी माँ भी उनके घर पर पड़ोसी होने का हक पूरा करने गई थी और जब से आई थी बस वो उसी लड़की जिसका नाम अंजलि था उसी की तारीफ़ें किए जा रही थीं। कहने लगी, इतनी खूबसूरत लड़की है लेकिन जरा भी घमंड और गुरूर नहीं है और ना ही आजकल की लड़कियों की तरह नखरे हैं। हमें तो लगा ही नहीं किसी गैर के घर गए थे। मेरी बहन कहने लगी, मम्मी आपने देखा नहीं अंजलि के हाथ में कितना स्वाद है, उसने चाय भी कितनी मज़ेदार बनाई थी, एकदम कड़क। पीते ही मैं तो होश में आ गई थी। बस एक महीना लगा था मेरी बहन को अंजलि की पक्की सहेली बनते हुए। मैंने बस एक ही झलक उसकी देखी थी। दोबारा मैं कई बार छत पर गया लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई थी। अक्सर मैं अपनी बहन से बहाने बहाने से अंजलि के बारे में पूछने लगा था। एक बार उसी ने मुझे बताया कि अंजलि बहुत कम बाहर निकलती है। कहती है, मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं है, बाहर उठने वाली गैर मर्दों की गलत नज़रें मुझे पसंद नहीं हैं। कभी कभी जाती भी है तो खुद को अच्छे से कवर करके जाती है। मैंने अपने दिल में सोचा, वाकई इतनी हसीन लड़की है, उसे तो अपने आप को छुपाना ही चाहिए। दिल ही दिल में मैं उसे चाहने लगा था। मम्मी ने जब मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू किए तो मैंने अपनी बहन नीति से कह दिया कि यूँ तो तुम्हारी दोस्ती अंजलि से बहुत है, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी दोस्त ही तुम्हारी भाभी भी बन जाए। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे चौंक कर देखा था, हैरत का भी इजहार किया था। कहने लगी, भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, वाकई हमने अंजलि के बारे में तो सोचा ही नहीं। मेरी माँ ने भी उसका रिश्ता मांगने में देर नहीं लगाई थी। फिर मैं भी अच्छी जगह जॉब करता था, मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसलिए बड़े ही आराम से मेरा रिश्ता अंजलि से तय हो गया था। लेकिन अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। अपनी बहन से मैंने कहा था कि जब तुम मंगनी की बात करने जाओ तो अंजलि से उसकी तस्वीर भी मांग लेना। कहने लगी, भाई जब मंगनी हो तो खुद ही देख लेना, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अपनी जल्दबाजी पर मैं खुद ही झेंप गया था। जब मम्मी और नीति मंगनी की तारीख लेने उन लोगों के घर गए तो मैं बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा था। जब वो लोग वापस आए तो उनके मुंह लटके हुए थे। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या बात नहीं बनी। नीति कहने लगी, भाई बात तो बन गई, लेकिन उन लोगों का कहना है कि लड़का लड़की आमने सामने एक दूसरे को अंगूठी नहीं पहनाएंगे। बस उधर से अंजलि की माँ आएगी, मंगनी के शगुन का सामान लेकर आएंगी और इधर से हम लोग जाएंगे मंगनी के शगुन का सामान लेकर, और हो गई मंगनी। इस तरह की रस्म पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे तो कितने सपने थे, कितने अरमान थे कि मैं अपने हाथों से अंजलि को मंगनी की अंगूठी पहनाता। लेकिन खैर मैंने अपने दिल को समझा लिया था। मैंने नीति से कहा, ठीक है जब तुम मंगनी की रस्म करने जाओ तो अंजलि की खूब सारी तस्वीरें भी खींच लाना। जब वो वापस आई तो कहने लगी, भाई अंजलि ने मना कर दिया। मैंने कहा, क्यों मना कर दिया।
कहने लगी, वो कहती है कि मैं अब तक कभी किसी गैर मर्द के सामने नहीं गई हूँ और अब भी सिर्फ मंगनी हुई है, कोई ऐसा जायज़ रिश्ता नहीं है। अंजलि की ऐसी बातों ने तो जैसे मेरे उभरते हुए जज्बातों पर ओस डाल दी थी। कुछ दिनों बाद मैंने नीति से कहा कि मुझे अंजलि का नंबर चाहिए। कहने लगी, वो क्यों भाई? मैंने कहा, वो मेरी मंगेतर है, मुझे उससे बात करनी है। मेरी बात सुनकर नीति मुस्कुराने लगी। कहने लगी, मेरे पास अंजलि का नंबर मौजूद है, उसने मुझे नंबर दे दिया। रात को 12 बजे मैंने उसे कॉल की थी। शायद उसने नींद में उठाया था, क्योंकि उसकी आवाज़ में नींद का नशा भरा हुआ था। मैंने एक ठंडी आह भरी थी। कहने लगी, कौन बोल रहा है? मैंने कहा, आपका बहुत अपना। मेरा ये कहना था कि आगे से एकदम फ़ोन कट हुआ था। मैंने फिर से नंबर मिलाया तो इस बार फ़ोन स्विच ऑफ था। शायद वो ये समझी थी कि कोई रॉन्ग नंबर है। अगले दिन मैंने उसे फिर फ़ोन किया। मैंने कहा, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। कहने लगी, कौन आदित्य? मैंने कहा, वही जिसकी अंगूठी तुमने अपने हाथ में पहन रखी है। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। कहने लगी, आपने फ़ोन क्यों किया है? मैंने कहा, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। कहने लगी, देखो। मैंने कहा, कैसे देखूं? आपने तो मुझे अपनी तस्वीर तक देखने के लिए नहीं भेजी है। वो कहने लगी, शादी से पहले मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। शादी से पहले यूँ बातें करना, तस्वीरें देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी बात मान जाएं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं एकदम चुप हो गया था। जिस मोहब्बत से उसने अपनी बात मानने के लिए कहा था, मैं उसका वो मान तोड़ नहीं सका। इसलिए मैंने बाकी का समय बड़े ही सब्र के साथ गुजारा था। शादी पर बारात जब हॉल में पहुंची थी, तब भी उसने शादी के खूबसूरत लहंगे पर भी अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने नीति से कहा, नीति भला अब ऐसा भी खुद को क्या छुपाना? अंजलि ने खुद को इतना क्यों छुपा रखा है? नीति कहने लगी, भाई अंजलि का मानना है कि वो अपना चेहरा सबसे पहले अपने पति को दिखाना चाहती है। खैर, मैं इस बात को भी इग्नोर कर दिया था और मेरे इतने लंबे इंतजार के बाद आज वो सपनों भरी रात आ ही गई थी कि अंजलि अंदर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं अंदर गया और उसका घूंघट हटाया तो मैं तो आंखें झुकाना ही भूल गया था। मैं तो उसे देखता ही रह गया था। बिना आंखें झपकाए मैं बड़ी बेताबी से उसे देख रहा था। शायद वो मेरे यूं देखने पर नर्वस हुई थी, क्योंकि वो पहलू बदलने लगी थी। मैंने थोड़ी से पकड़कर उसके चेहरे को कुछ ऊंचा किया था। मैंने कहा, बहुत ही जालिम टाइप की लड़की हो तुम। अपना हसीन चेहरा छुपाकर मुझे बहुत तड़पाया है तुमने, इसलिए आज पहलू बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस तो तुम मेरे सामने किसी मुजस्समे की तरह बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूँगा। मेरी बात पर हया और शर्म के रंग उसके चेहरे पर बिखर गए थे, जो उसके हसीन चेहरे को 4 चांद लगा गए थे। सुबह बड़ी ही हसीन थी। जब मैंने सबसे पहले उठते ही अंजलि का चेहरा देखा था, मैंने उसके माथे पर प्यार किया तो वो एकदम से उठ गई थी। मुझे देखकर फिर से शर्म के रंग उसके चेहरे पर बिखर गए थे। शादी के 3 दिन बाद ही मुझे मेरे दोस्तों ने तोहफा दिया था और वो था हनीमून का। हमारा ट्रिप दिल्ली से गोवा का था। मैं बहुत खुश था कि चलो छुट्टियाँ अंजलि की संगत में गोवा के खूबसूरत नज़ारों में गुजारूंगा। लेकिन जब मैंने अंजलि को बताया तो वो बजाय खुश होने के चुप हो गई थी। कहने लगी, मुझे समंदर किनारे नहीं जाना, वहाँ का माहौल मुझे पसंद नहीं है। वहाँ पर लड़कियाँ बेशर्मी से आपत्तिजनक कपड़ों में घूमती फिरती हैं और मुझे इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बात को तो खैर मैं भी मानता था कि लड़कियाँ समंदर के किनारे अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती थीं। मैंने कहा, लेकिन हमें इस बात से क्या परवाह, किसी और की लाइफ में हमें इंटरफेयर क्यों करना? बस तुम अपना ख्याल रखना। और ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि मैं तुम्हारे साथ गोवा जाऊं। मेरी बात सुनकर अंजलि ने कुछ भी नहीं कहा था और चुपचाप अपनी पैकिंग करने लगी थी। हमारा 8 दिन का टूर था और इन 8 दिनों में मैं खूब इंजॉय करना चाहता था। इन्हें अपनी ज़िंदगी के यादगार पल बनाना चाहता था। ज़िंदगी में जब कभी अंजलि और मैं साथ बैठते तो इन पलों को याद करते। सर्दियों का मौसम था जब हम दोनों गोवा के होटल पहुंचे थे। रात उस समय गहरी हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जिस होटल में मुझे कमरा लेना था वो पूरा भर चुका था। मैंने बहुत चाहा कि मुझे कमरा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। न जाने कितने देर तक मैं अंजलि को कई होटल पर लेकर गया था, लेकिन मुझे कमरा नहीं मिला था। बस एक ही होटल में कमरा मिला था, वो भी डबल कीमत पर। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने सर से लेकर पैर तक अंजलि को देखा था। अंजलि के हाथों में अब भी मेहंदी का रंग था और उसने हाथों में भी चूड़ियाँ पहन रखी थीं। दूर से ही कोई पहचान सकता था कि हम लोगों की नई नई शादी हुई है। वो लड़का कहने लगा, आपकी नई नई शादी हुई है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर मैं मुस्कुराने लगा। वो लड़का कहने लगा, यूँ तो हमारे होटल में खाली कमरा नहीं है,
लेकिन एक स्वीट रूम है जो कि ख़ास न्यू मैरिड कपल के लिए होता है। इस वक्त मुझे कमरे की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा वही दे दें। उसने मुझसे कहा कि थोड़ी देर आप लॉबी में बैठकर इंतज़ार कर लें। मैंने कहा ठीक है। मैं अंजलि को लेकर सामने सोफे पर बैठ गया। उस लड़के ने वेटर को बुलाया और उससे कहने लगा कि स्वीट रूम की सफाई करो। देखो नए दूल्हा दुल्हन आए हैं, कमरा एकदम खूबसूरत लगना चाहिए। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। उसकी बात सुनकर वो वेटर मुस्कुराने लगा, कहने लगा जी हाँ मैं सब जानता हूँ। 15 मिनट हम लोग बाहर बैठे बातें करते रहे। 15 मिनट बाद ही वो वेटर आकर कहने लगा आपका कमरा रेडी है। और उस वेटर के साथ ही हम रूम तक पहुँचे थे। वो हमें दरवाजे के बाहर छोड़कर चला गया था। चाबी मेरे हाथ में थी। जैसे ही मैंने कमरा खोला, काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा कमरा था, गुलाबों के फूलों से सजाया गया था। कमरे को देखकर मैं तो अंदर तक तरोताज़ा हो गया था। सारी थकान हवा हो गई थी। अंजलि भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आते ही बेड पर बैठ गई, कहने लगी बहुत लंबा सफ़र था। मैंने कहा अभी तो सफ़र की शुरुआत है। ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रख दिया था और अंजलि के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा मेरा इरादा है हम आज की रात को बहुत ही यादगार बनाएंगे। अच्छा ऐसा करो, इतने हैवी कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो। उसने साथ लाया हुआ बैग एक तरफ रख दिया था और आराम से बैठ गई। सर्दी काफ़ी थी इसलिए वहाँ पर रखा कंबल उसने ओढ़ लिया था। शायद अंजलि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सोना चाहती थी। लेकिन मैंने कहा अंजलि मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हें सोने दूंगा। इन 8 दिनों को हमें यादगार बनाना है। देखो प्लीज़ मुझे बोर मत करो। वो कहने लगी आदित्य मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपके सामने ही इतना लंबा सफ़र किया है और फिर हम यहाँ घूमने फिरने ही तो आए हैं। आज सो जाते हैं, कल जल्दी उठ जाएंगे, पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। मैंने कहा मैं यहाँ पर तुम्हें सोने नहीं दे सकता। जानती हो ना हनीमून क्या होता है। मेरी बात पर वो शर्म से फिर से गुलाबी हुई। उसके शर्माने पर उसके चेहरे पर पड़ने वाली सुर्खी का मैं दीवाना था। मैंने अपने बैग से एक पैकेट निकाला, अंजलि को देते हुए कहा कि जाओ इसे पहन कर आओ। इसमें बहुत ही खूबसूरत और एक सेक्सी सी नाइटी थी जो मैंने अंजलि के लिए ही खरीदी थी, लेकिन शादी के हंगामों में मैंने उसे दे नहीं पाया था। और फिर शादी की अगली सुबह सबकी नज़र दूल्हा दुल्हन के कमरे पर ही टिकी होती है, इसलिए दबे शब्दों में माँ मुझे पहले ही कह चुकी थी कि सब बिरादरी और रिश्तेदार वाले घर पर जमा होंगे, तो शादी की पहली रात सुबह सवेरे ही जाग जाना और कमरे से बाहर आ जाना। 3 दिन बस यूं ही रिश्तेदारों की नज़र हो गए थे और अभी 8 दिन हमें मिले थे, तो मैं इन्हें बर्बाद करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था यहाँ से जाने के बाद अंजलि घरदारी में बिजी हो जाएगी और मैं अपने ऑफिस के कामों में लग जाऊँगा। इसलिए चाहता था ये दिन मैं उसकी संगत के साथ भरपूर इंजॉय करूँ। थक तो मैं भी गया था, लेकिन इस वक्त अंजलि के साथ अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहता था। शादी के नए नए जज्बात भी अपनी चरम पर थे। अंजलि ने जब कपड़े देखे तो शर्मा गई थी, लेकिन मेरी खुशी के लिए उसने वो पहन भी लिए थे। उस रात को मैंने यादगार बनाया था, अपने दिल की सारी इच्छाएं पूरी की थीं। सुबह हमारी आंख देर से खुली थी। ये 8 दिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अंजलि के साथ ही गुजारे थे। हर रात खूबसूरत थी, पता ही नहीं चला कैसे समय गुजर गया था। हम लोग वापस दिल्ली आ गए थे और फिर वही हुआ जो होना था। मैं ऑफिस जाने लगा और अंजलि घर के कामों में बिजी हो गई थी। हमारी शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन मेरे होश तो उस समय उड़े जब एक दिन मैं ऑफिस गया तो मेरे दोस्त मुझे शक भरी नज़रों से देख रहे थे और मुझे देखते ही आपस में घुसर पुसर भी करने लगे। मैं समझा शायद बॉस ने मेरी प्रमोशन का ऐलान कर दिया है। मैं अपने दोस्तों के पास आकर खड़ा हो गया। वो न जाने क्यों मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो ना में सिर हिलाकर कहने लगे नहीं बस यूं ही। उनमें से एक कहने लगा कि तुम्हारा गोवा का ट्रिप कैसा रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा रहा, हमने खूब इंजॉय किया था। मेरी इस बात पर वो हंसने लगा। मैंने कहा तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं। उसने कहा बस यूं ही। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अच्छी परफॉर्मेंस पर बॉस मुझे प्रमोशन देना चाहते हैं। वो कहने लगा तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस पर तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, क्या खूब परफॉर्मेंस दी है तुमने। मैं उसकी बात समझा नहीं था। ऑफिस के सारे कलीग्स में बस मेरा एक ही दोस्त था जिसका नाम राहुल था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो कुछ देर से ऑफिस पहुंचा था, लेकिन बहुत ही परेशान था। मुझे देखते ही कहने लगा आदित्य ज़रा मेरे पास आना। मैं उसके पास चला आया। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है और ये तुम्हारी रंगत क्यों उड़ी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा, कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम। मैंने कहा मुझे क्या पता और क्या नहीं मालूम, और आखिर तुम्हें हुआ क्या है।
वो कहने लगा, क्या वाकई तुम्हें किसी बात की जानकारी नहीं है? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, राहुल पहेलियाँ मत बुझाओ। कहने लगा, मेरे साथ बाहर आओ। वो मुझे ऑफिस से बाहर ले जाने लगा। मैंने कहा, पागल हो गए हो क्या? अगर बॉस को पता चला तो डांटेंगे। कहने लगा, बॉस सब कुछ छोड़ो, बस मेरे साथ चलो। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था। राहुल की घबराहट देखकर मैं भी घबरा गया था। मैं उसके साथ बाहर चला आया। उसने अपना मोबाइल ऑन किया और एक वीडियो मेरे सामने चला दी और उसे देखकर तो मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं तो अपना सांस लेना ही भूल गया था। वो कहने लगा, देखो ये तुम्हारी वीडियो है और ये वायरल हो चुकी है। ये सुनना था, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। वो मुझसे पूछने लगा, क्या तुमने अपने मोबाइल से अपनी और अपनी पत्नी की कोई वीडियो तो नहीं बनाई थी? तुम्हारा मोबाइल चोरी तो नहीं हुआ? मैंने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं क्यों ऐसे वीडियो बनाने लगा? वो कहने लगा, पति पत्नी अक्सर ऐसी हरकतें कर जाते हैं। हो सकता है तुमने ये वीडियो बनाई हो क्योंकि पति पत्नी ऐसी हरकतें कर देते हैं और तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया हो, और ना भी हुआ हो तो हो सकता है हैक हो गया हो। आजकल के नौजवान मोबाइल हैक करके सामने वाले का सारा डेटा और उनकी पर्सनल डेटा को अपने पास हासिल कर लेते हैं और उनमें की कुछ तस्वीरें या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। राहुल वो वीडियो मुझे दिखाने लगा। कहने लगा, इस वीडियो में तुम्हारा चेहरा तो इतना साफ नहीं है जितना तुम्हारी पत्नी का है। हम तुम्हें जानते हैं इसलिए तुम्हें पहचान लिया। वो इतनी शर्मनाक वीडियो थी और जिस तरह से उसको इंट्रोडक्शन करवाया गया था, मेरा तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। खैर जो भी था बहुत ही बुरा हुआ था। मैं अब समझा था कि मेरे ऑफिस कलीग्स किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। मैं दोबारा ऑफिस जा ही नहीं सका, वापस घर आ गया। मुझे इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आते देखकर अंजलि कहने लगी, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी आ गए? मैं उसे क्या जवाब देता। तेजी से वो वीडियो वायरल हो रही थी जो अब तक मेरे ऑफिस के कलीग्स तक पहुंच गई थी और अब वो मेरे रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई होगी। मैंने कहा, मैं सोना चाहता हूँ। वो मेरे आराम का ख्याल करके चली गई थी। मैंने अपने दोस्त राहुल को फ़ौरन फ़ोन किया। मैंने कहा, यार ये वीडियो कैसे रुक सकती है? कुछ भी करो, उसे डिलीट करवाने के लिए मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। उसने कहा, साइबर क्राइम पर जाकर रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी। मैं चाहता था जल्द से जल्द ये वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन मैं नहीं जानता था इससे पहले ही कयामत मच जाएगी। अभी मैं राहुल से बात ही कर रहा था जब एक शोर मुझे बाहर सुनाई दिया था। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो बराबर वाले घर से ही अंजलि के भाई मेरे घर आए थे। बहुत ही गुस्से में थे। मेरा गिरबान पकड़कर कहने लगे, कमीने इंसान, तुमने इसलिए हमारी बहन से शादी की थी? कमीने, तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो अंजलि भी हैरान थी। फौरन से हमारे पास आकर कहने लगी, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें आदित्य को, क्या हो गया है आपको? वो कहने लगे, अंजलि तुम इस घर में नहीं रहोगी, अभी के अभी हमारे साथ वापस चलो, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत गुस्से में थे। मेरी माँ भी आ गई थी, मेरी छोटी बहन भी आ गई थी। सब लोग पूछने लगे, आखिर हुआ क्या है? उसके भाई कहने लगे, अपने इस घटिया बेटे से पूछें जिसने हमारी इतनी पवित्र और शर्मो हया वाली बहन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। वो कहने लगे, बकवास बंद करो। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं खुद परेशान हूँ कि ये क्या हो गया है, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। कहने लगे, जो कुछ तुमने किया है ना, उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। मेरी माँ कहने लगी, आखिर हुआ क्या है? लेकिन मैं तो कुछ बात कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए रोने लगा। मेरी माँ मुझे यूँ रोता देखकर परेशान थी। मैं उन्हें क्या बताता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो गया था। मेरी बहन भी परेशान खड़ी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप नीति को यहाँ से भेजें तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैंने नीति को किचन में भेज दिया। मैंने धीरे धीरे सारी बात अपनी माँ को बता दी। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो भी मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, आदित्य ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, ये सच है। मेरी माँ भी मुझ पर शक करने लगी। मैंने कहा, लेकिन माँ आप मेरा विश्वास करें, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो कहने लगी, फिर तो मुमकिन ही नहीं, तुमने यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? और ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन था। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। कहने लगी,
जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पता नहीं अब उसके भाई तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रात को मैंने अंजलि को कॉल की थी, मैं उसे बताना चाहता था। उसने फ़ोन उठाया तो उसके आंसुओं से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अंजलि कहने लगी, आदित्य आपने ये क्या कर दिया। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपकी इज्जत हूँ, आपकी गैरत हूँ, लेकिन आपने तो मुझे भरे बाजार में बदनाम करके रख दिया, मुझे बेपर्दा कर दिया सबकी नज़रों में। मैंने कहा, अंजलि तुम भी सबकी तरह मुझे ही कसूरवार समझती हो। भगवान के लिए मेरी बात का भरोसा करो, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। तुम ही बताओ, मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत वीडियो बनाई है। अंजलि कहने लगी, आपने मेरे साथ बहुत सारी हमारे रोमांटिक पलों की तस्वीरें बनाई थीं। मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन आपने कहा था ये तो मेरा अपना मोबाइल है, ये तस्वीरें मेरे मोबाइल में सेव रहेंगी। हो सकता है आपने छुपकर वीडियो भी बना ली हो। आप नहीं जानते मैं इस वक्त किस हालात से गुजर रही हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं भरे बाजार में बेपर्दा हो गई हूँ। आप सोच भी नहीं सकते मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैंने कहा, तुम भी मेरी हालत को समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कहने लगी, फिर ये वीडियो वायरल कैसे हो गई। आदित्य आपने अगर मजाक में भी ऐसा किया है तो बहुत बुरा किया है। मैं उसे यकीन दिला रहा था, लेकिन वो यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले कई बार रोमांटिक पलों की तस्वीरें बनाई थीं, लेकिन वीडियो कभी नहीं बनाई थी। सब मुझे ही मुजरिम समझ रहे थे। अब मैं मोहल्ले में निकलता तो लोग मुझे देखकर अजीब अजीब तरह की बातें बनाते थे। अंजलि अब तक मेरे घर वापस नहीं आई थी। एक बार मैं बाहर आंगन में था कि मुझे अंजलि के घर से शोर की आवाज़ आई थी। हम सब घर वाले परेशान हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज आवाज़ में चीख रहा है, रो रहा है। मैं फ़ौरन से दीवार की मुडेर से जाकर देखा तो अंजलि की भाभी और माँ रो रही थीं। उसके भाई भी परेशान खड़े थे, और जो खबर मुझे मिली, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। अंजलि की मां ने रोते हुए बताया कि अंजलि ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनना था कि मुझ पर तो कयामत टूट गई थी। मैं फ़ौरन से भागता हुआ उनके घर गया था। मेरे पीछे मेरी माँ और बहन भी गई थी, लेकिन अंजलि के भाई मुझे मारने लगे। कहने लगे, हमारी बहन की मौत के जिम्मेदार तुम हो। वो इस कदर शर्मो हया वाली लड़की थी कि आज तक उसने अपना चेहरा किसी गैर मर्द को नहीं दिखाया था। वो ये बदनामी सह न सकी। मैं कस्में खा रहा था, रो रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई थी। उसके भाइयों ने मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी थी कि मेरी वजह से उनकी बहन ने खुदकुशी की है। मेरी माँ उनके आगे हाथ जोड़ने लगी कि मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। अगर किसी ने उसके मोबाइल से हैक करके ये वीडियो वायरल कर दी होगी तो उसे नहीं पता, लेकिन कोई भी मेरी बात का और मेरी माँ की बात का भरोसा नहीं कर रहा था। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, जेल में बंद कर दिया। मुझे आखिरी बार अपनी पत्नी का चेहरा तक देखने नहीं दिया था। मैं जेल में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मुझे अंजलि की बेतहाशा याद आ रही थी। कुछ ही दिन का साथ था मेरा और अंजलि का, और वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे साथ बैठे बाकी कैदी भी मुझे खामोशी से रोता देख रहे थे। उनमें से एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, लगता है पहले कभी तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, इसीलिए तुम इतना रो रहे हो। मैंने कहा, मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि किस बात की सज़ा मिली है मुझे। मेरे जेल में आने वो लड़का मेरे जेल में आने की वजह पूछने लगा, और जब मैंने उसे वजह बताई तो वो मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, अगर बाकी तुमने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई तो ये बताओ, क्या तुम शादी की रात किसी होटल में तो नहीं रुके थे। अक्सर नौजवान लड़के लड़कियां अपनी शादी की रात घर के बजाय होटल में सुहागरात मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि ऐसे कमरों में कैमरे लगा दिए जाते हैं जिनका फोकस बेड पर होता है, और पति पत्नी के जायज़ और पवित्र रिश्ते को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। स्वीट रूम का शब्द मेरे कानों में घूमने लगा। गोवा में लिया हुआ अपना वो कमरा याद आने लगा जिसे मुझे स्वीट रूम कहकर दिया गया था, लेकिन वहाँ से आए हुए मुझे 3-4 महीने गुजर चुके थे, इसलिए वो सब कुछ मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। जो कुछ वो लड़का मुझे बता रहा था। कहने लगा, होटल के कमरों में अक्सर कैमरे लगा दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे कमरों में जहाँ नए शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने आते हैं। मैंने कहा, तुम कैसे जानते हो। मेरी बात पर वो हंसने लगा। कहने लगा, मैं भी जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ और इन सब हथकंडों से अच्छी तरह जानकार हूँ। तुमने कोई वीडियो नहीं बनाई तो किस तरह ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती है। जाहिर है किसी होटल के कमरे में लगे कैमरे से ही बनेगी ना। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई। मेरी हनीमून ट्रिप ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो कहने लगा, ये बहुत ही गंदा घटिया समाज है, इसलिए समाज में रहने का तरीका अलग है।
अगर पत्नी के साथ कहीं जाना है तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि कमरे में मौजूद कैमरे तुम्हारे जायज रिश्ते को भी 2 नंबर का बनाकर पेश कर देते हैं। क्या तुमने सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस को नहीं देखा? लोग 2 नंबर लड़कियों के साथ गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और उन्हीं कुछ वीडियो में ऐसी भी वीडियो होती हैं जो कि पति पत्नी अपनी शौखियों में मोबाइल पर बना बैठते हैं। मोबाइल में बनाई गई कोई भी चीज़ सेफ नहीं होती, कभी ना कभी किसी न किसी के हाथ लग जाती है। बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए किसी का भी डेटा लेना मुश्किल नहीं है। फिर वो लड़का कहने लगा, बहुत से पति अपनी पत्नियों के मायके जाने पर जब उदास होते हैं तो उनसे गलत टाइप की वीडियो बनवाकर भेजने की जिद करते हैं, क्योंकि उन्हें पत्नियों की याद सताती है। इसलिए कहते हैं कि अपनी वीडियो बनाओ और हमें भेजो। वो लड़का कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ये सब कुछ नया नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, सुने हैं। बहुत सी लड़कियों को ऐसी वीडियो पर खुदकुशी करते भी देखा है। लोग सब कुछ जानते बूझते भी दोबारा ऐसी गलतियां दोहराते हैं। सबको पता होता है कि होटल में बने हुए रूम में कैमरे लगे होते हैं मेरे भाई, इसीलिए सावधानी जरूरी है। तुम उन लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वाकई मैं समाज में इस तरह की फैलने वाली बुराई को रोक नहीं सकता था, क्योंकि हमारा सिस्टम करप्ट सिस्टम है। उसके खिलाफ कभी भी एक्शन लेकर बुराई पूरी तरह ख़त्म नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा न्यू मैरिड कपल को एक मैसेज है कि भगवान के लिए अपना हनीमून मनाने के लिए ऐसी जगह पर न जाएं, और अगर जाना है तो बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि कमरे में लगी कैमरे की आंख आपका हंसता खेलता घर तबाह बर्बाद कर सकती है। मैं नहीं जानता कि मेरा आगे क्या होने वाला था, मुझे सज़ा मिलती या फिर मैं इस जगह से निकल जाता। लेकिन जो कुछ अंजलि के साथ हुआ वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता था। काश कि वक्त का पहिया पीछे को घूम जाए और वो टिकट जो मुझे हनीमून के लिए तोहफे के तौर पर मिले थे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता, या फिर मैं होटल के कमरे में जाकर अपने जज्बातों पर काबू रखता। वो मेरी पत्नी थी, उसने हमेशा मेरे साथ रहना था। ज़रूरी तो नहीं कि उसके साथ होटल के कमरों में जाकर रिश्ते बनाए जाते। हमें सिस्टम की रोकथाम नहीं कर सकते, लेकिन सावधानी कर सकते हैं। आज की कहानी एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। बहुत से लोग इस बात से जानकार नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई अनजान है तो भगवान के लिए हनीमून पर जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर सुने। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।